नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तमनार इलाके में कोयला खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। उसने हजारों की भीड़ ने जुंदल पवार लिमिटेड के कोयला हैंडलिंग प्लांट पर धावा बोल दिया और कनेवर प्लांट को ट्रैक्टर के कई अन्य गाड़ियों में उसमें आग लग गई और प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा एक पुलिस बस, एक जीप और एम्बुलेंस सहित कई सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जांच शुरू कर दी गई है। बारामती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने विद्या प्रतिष्ठान शरद चंद्र पवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये उद्घाटन सच में एक ऐतिहासिक क्षण है और यहां मौजूद होना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। समारोह में अधिकारी, शिक्षाविदों हैं और छात्रों की बड़ी संख्या वहां उपस्थित रही। अडानी ने कहा कि ये सेंटर भविष्य में तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देगा। स्थानीय और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी इस अवसर पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई और सेंटर के उद्देश्यों और योजनाओं पर चर्चा की। ये सेंटर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। This inauguration of the Vidya Pratishthan Sharad Chandra Pawar Artificial Intelligence Center of Excellence is indeed a historic moment, and it is an honor to be here. दुनिया भर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो केवल नक्शे पर बिंदु नहीं होते, वे प्रगति, परिवर्तन और असीम संभावनाओं के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। एंड बारामती स्टैंड्स एज अ सिंबल। बड़गाम में जेकेएनसी सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सांसद का दावा यह है कि आरक्षण नीति के युक्तिकरण यानी कि राशन लाइसेंस जंक्शन के खिलाफ छात्रों के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से पहले उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सांसद की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई है। ये कदम इलाके में संभावित तनाव और प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय लोग और छात्रों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा भी बढ़ गई है। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर पार्टी नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी और संगठित पार्टी है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर पार्टी दोबारा संकल्प लेगी कि कांग्रेस के मूल सिद्धांतों और विचारों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। पायलट ने देश में मौजूद अनेक चुनौतियों का जिक्र करते हुए पार्टी की जिम्मेदारी और भूमिका पर जोर दिया। नेताओं ने मिलकर यह प्रण लिया कि वो जनता के हित में काम करेंगे और पार्टी के आदेशों को मजबूत बनाएंगे। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने कांग्रेस के सिद्धांतों और इतिहास को याद किया। ये दिन पार्टी के लिए नए संकल्प और कार्यों की दिशा तय करने वाला साबित होगा। दिवस हमारी पार्टी का है और दुनिया में मुझे लगता है सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित हमारी पार्टी है। स्थापना दिवस पर हम दोबारा संकल्प लेंगे पूरे देश में कि कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत और विचार थे उसको और हम लोग कैसे व्यापक बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज हम लोगों को प्रण लेना है और देश में तमाम चुनौतियां हैं। आप जानते हैं जो नरेगा को उन्होंने ख़त्म करने की साजिश रची है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आज से ही हम लोग अपना अभियान पूरे देश भर में चलाएंगे और बाकी जो चुनौतियाँ हैं उनको हम सामना करेंगे और कोर्ट्स में जो केस हैं उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे।
पुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए साल के अवसर पर पुरी श्री मंदिर में लाखों श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिन रात भारी भीड़ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों की आमद को देखते हुए पुरी पुलिस और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। प्रवेश मार्गों पर जांच और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन ने आग, दुर्घटना और अन्य संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन और पूजा में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आसपास के बाजारों और रास्तों पर भीड़ नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। मुंबई में जहां शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर विवादित बयान दिया है। राउत ने कहा कि भाजपा हुमायूं कबीर के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है और वो वहां बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझाने की और चेतावनी भी दी है कि उन्हें इस स्थिति में धोखा दिया जा रहा है। सांसद ने इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है और विपक्ष तथा बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बयान का चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। हुमायूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन सीनियर पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन हिस्सा लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण, तकनीकी सहयोग और पुलिसिंग के नए तरीकों पर विचार विमर्श भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट और सुझाव साझा किए। ये सम्मेलन प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की दक्षता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर नैनीताल से आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काला ढूंढी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी और पहाड़ पश्चियाड़ा महोत्सव 2025 को भी संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी के कार्यों की सराहना की है और इसे राज्य और देश के लिए प्रेरक बताया है। धामी ने समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने नवाचारों और प्रेरक प्रयासों को देश भर में साझा किया है। इस अवसर पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन राज्य में शिक्षा, संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ विरोध जताया है। सदाकत आश्रम से शुरू हुए पैदल मार्च में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान तक विरोध प्रदर्शन किया है। मार्च के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि और विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला मजदूरों और ग्रामीण इलाकों के हित में नहीं है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले पर पूर्ण विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को इसमें एक बार और विचार करना चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। ये मार्च राज्य में राजनीतिक और जन भावनाओं पर असर डालने वाला माना जा रहा है।
अगली खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए नेटकॉन 2025 में हिस्सा लिया और हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के 11 साल के प्रयासों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनाने और सफाई को बढ़ावा देने के कई बीमारियों को रोकने में ये मदद करता है। इसके अलावा फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियानों के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य और खेलों के प्रति जागरूक किया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि योग को अपनाने से स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सही आदतें और स्वच्छता मिलकर पूरे समाज में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अहम योगदान देती हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। 2014 से लेकर 2025 तक इस 11 साल में होलिस्टिक व्यू के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास पिसमिल है, जितना प्रचार होना चाहिए इतना हुआ भी नहीं है, और श्रृंखला बनाकर किसी ने आज तक रखा भी नहीं है, तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको आज पूरी श्रृंखला याद कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम स्वच्छता मिशन लेकर आए, हर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। आप सब समझते हैं स्वास्थ्य से इसका कितना जुड़ाव है। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते थे, घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां पैदा होने से ही रुक जाती हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर के अंदर एक टॉयलेट का मिशन पकड़ा और अदरवाइज भी स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान लिया, और इसके कारण आज भारत के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने में फायदा मिला। फिर फिट इंडिया का अभियान आया। ये डॉक्टर खामखा कह रहे कानून लाओ, डॉक्टरों का आयुष्य बढ़ जाएगा। भाई आदतें अच्छी कर लो, फिट रहने के प्रयास करो तो अपने आप आयुष्य बढ़ जाएगा, कानून से नहीं बढ़ता है। भाई जो सलाह आपके मरीज को लिख देते हो वो रोज शाम को लिख लो और अपने जीवन में उतार लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। मरीज तो को कहते हैं कि भाई सिगार मत पियो, ये मत पियो, ये मत करो, आगे मैं बोलता नहीं हूं, मगर शाम को हम ये लिख कर उतार ले तो काफी अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य को। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। तो फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, इसका भी साथ से स्वास्थ्य के सीधा संबंध है। प्राथमिक शाला के बच्चे को खेलने की आदत डालने के लिए हम खेलो इंडिया लेकर आए, जिससे व्यायाम, खेल इसके मानव जीवन का स्वभाव बने। योग दिन को मनाकर योग को नीचे तक परकोलेट किया। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 2015 के पहले योग करने वाले, योग के जीवन का हिस्सा बनाने वाले लोगों में हमने कम से कम 40% की बढ़ोतरी की है, और इससे स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। अगली खबर संभल से आ रही है। संभल में हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद विवाद के बीच कब्रिस्तान की पैमाइश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पिछले साल हुई हिंसा के बाद अब कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को इस संबंध में शिकायत पत्र सौंपा गया है और इसके बाद पैमाइश की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं और स्थानीय लोगों को इस प्रक्रिया के दौरान संयम बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। ये कदम विवादित भूमि पर स्पष्टता और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
लगातार ये संभल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिकायत पत्र सौंपा गया है और उसके बाद पैमाइश की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। जामा मस्जिद विवाद के बीच कब्रिस्तान की पैमाइश हो गई है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और शांति भी बनाए रखने की अपील की है। लगातार प्रशासन आमजन से ये अपील कर रहा है कि उसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शांति बनाए रखें। पैमाइश की जो तिथि है वो 30 दिसंबर की तय की गई है। स्थानीय लोगों को इस प्रक्रिया के दौरान संयम भी बरतने और प्रशासन के साथ उनका साथ देने का भी अपील की जा रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। ये कदम विवादित भूमि पर स्पष्टता और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। लगातार हम आपको ये संभल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जामा मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा था, जिसके चलते अब 30 दिसंबर को इसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। जिलाधिकारी को भी इस संबंध में शिकायत पत्र सौंपा गया है। लगातार हम शिकायत पत्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी को ये शिकायत पत्र सौंपा गया है और उसके बाद पैमाइश की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। लगातार हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इसकी जो तिथि है वो 30 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। जिला प्रशासन को भी, जो जिलाधिकारी हैं, उनको भी इस संबंध में शिकायत पत्र सौंप दिया गया है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और शांति भी बनाए रखने की अपील की है। कड़े इंतजाम भी किए हैं इसके चलते कि आमजन को कोई दिक्कत ना हो। जामा मस्जिद विवाद के बीच कब्रिस्तान की पैमाइश की गई है। स्थानीय लोगों को इस प्रक्रिया के दौरान संयम बरतने की भी लगातार अपील की गई है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।